डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का खूब ख्याल रख रहे होंगे और हमारे कैरियर जैसन के साथ आपने अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू किया होगा। ठीक है, ज्योग्राफी की लास्ट जो क्लास थी वो थी तटीय पहाड़ियाँ और महाराष्ट्र की कुछ बची हुई पहाड़ियाँ थी। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम लोग आज प्लेटू पढ़ेंगे, तो आज की जो क्लास होगी वो प्लेटू होगी, यानी पठार। हिंदी में इसे बोलते हैं पठार। हमको पता है कि हमारे व्यूवर ज़्यादातर बच्चे हिंदी में हैं, इसलिए शुद्ध हिंदी समझिए आप। प्लेटू मतलब पठार, और पठार की भारत की पठार पढ़ना हम लोग को, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पठार किसे कहते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। हालांकि जब हम वर्ड की डिफिनेशन पढ़ेंगे, जब हम वर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो पठार की विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे और बहुत सारी व्याख्या, इसकी जो पीछे जो मशीनिज्म है, जो इसके पीछे सिद्धांत काम करते हैं, वो सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास जानेंगे। मेन मुद्दा है अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, हमें पढ़ना क्या है? भारत का पठार पढ़ना है। लेकिन पठार की डिफिनेशन आप जान रखिए कि पठार किसे कहते हैं। तो परिभाषा इसका थोड़ा सा समझ लीजिएगा। स्थल खंड का वह ऊंचा स्थान जो ऊपर से समतल या सपाट होता है, उसे पठार कहते हैं। कोई निश्चित परिभाषा इसकी आपको नहीं मिलेगी पठार की, लेकिन मोटा मोटा एक जो परिभाषा डिफिनेशन दिए गए हैं ज्योग्राफी में, वो समतल होता है, ऊपर से समतल होता है। इसकी कुछ थोड़ा सिद्धांतिक व्याख्या है ऊंचाई के आधार पर। क्या बताया गया है? कुछ स्रोतों में मिलेगा आपको कि 300 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई के जो स्थल खंड होते हैं उन्हें पठार बोलते हैं। अगर आप विकिपीडिया करेंगे तो सोर्स विकिपीडिया के हिसाब से आपको मिलेगा कि 600 मीटर से ऊंचे 600 मीटर से जो ऊंचे भाग होते हैं उन्हें हम पठार कहते हैं। यानी समुद्र तल से लगभग 600 मीटर अगर ऊंचाई पर कोई स्थल खंड है तो वह लगभग पठार है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई के आधार पर ही पठारों का जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैं आपको पठार पढ़ाऊंगा तो विश्व के ऐसे पठार हैं जिनकी ऊंचाई 2-2 हजार मीटर है। ठीक है, तो मात्र ये छोटी सी डिफिनीशन है। आपको ये बात याद रखना है कि पठार की चोटियां नहीं होती हैं, ये समतल और ऊपर से सपाट होते हैं। और ठीक है, सबसे अच्छी बात, एक बात और आप याद रखिएगा, इन्हें मेजनुमा आकृति भी कहा जाता है। इन्हें मेजनुमा आकृति कहा जाता है। यह सवाल पूछा गया है कि पठार की स्थिति कैसे होती है, तो पठार की जो बनावट होती है वो मेजनुमा होती है। ऊपर वाला भाग गुम्मद होगा या तो समतल पठार होगा, लेकिन जमीन से ऊंचे होंगे। ठीक है, ऐसे स्थितियों को क्या कहता है? पठार कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनका उत्थान देखिएगा आप लोग, इनके कैसे बनते हैं ये पठार। तो पठार की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन आप इनमें दो व्याख्या आप जान लीजिएगा। या तो ज्वालामुखी पठार होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा ज्वालामुखी पठार कैसे बनते हैं। तो थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास में आपको बताता हूं ज्वालामुखी का। पहले ये मान लीजिए हमारी जमीन का स्थल खंड वाला भाग है, ये मान लीजिए हमारे अर्थ का जो है क्रेटर है, और इसके नीचे ये स्थल खंड है। नीचे इस स्थल खंड के नीचे हम सब जानते हैं एक चीज है, जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है उसे मैग्मा बोला जाता है। तो ये जो मैग्मा है इसके अंदर, ये स्थल खंड के अंदर मान लीजिए मैग्मा भरा हुआ है। ये मैग्मा, अब ध्यान दीजिए, ऊपर से दाब पड़ेगा तो ये मैग्मा निकलने के बाहर प्रयास करेगा। ये है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? चट्टानों का पिघला हुआ रूप।
आप किसी चट्टान को इतना ताप और दाब दे दें कि वो लिक्विड या द्रव पदार्थ में यानी पिघल जाए, उसी को जो है क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। इसकी और ज्यादा व्याख्या हम लोग समझेंगे जब पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। अब यदि ये मैग्मा दाब या ताप के किसी के कारण इस स्थल खंड को फाड़ कर, इसको जो है तोड़कर बाहर आ जाता है, तो मान लीजिए थे इसको तोड़ दिया जाए और ये मैग्मा किसी कारण बाहर आ गया, ये देखिए मैग्मा निकल आया बाहर। जितना अधिक दाब और ताप होगा उतना दूर तक ये फैलेगा मैग्मा। अब ये मैग्मा आ गया बाहर, जिस नली द्वारा आता है, जिस मुख द्वारा आता है, उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। कोई बहुत जो है टेक्निकल डिफिनीशन नहीं ज्वालामुखी का। मैग्मा जिस मुख से बाहर आता है वही ज्वालामुखी कहलाता है। इसको ज्वाला क्यों बोलते हैं, मैग्मा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये मैग्मा है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, और जब बाहर निकलेगा तो यही मैग्मा बन जाएगा लावा। यानी लावा कोई अलग सा शब्द नहीं है, यही मैग्मा क्या ले लेगा, लावे का रूप, और कुछ इस तरह हमारे स्थल खंड क्रेटर पर फैलेगा। अब ये जब ये मैग्मा निकलकर बाहर आया तो इससे दो कंडीशन होंगे, स्थल खंड निर्मित होंगे। अब ये स्थल खंड पर मैग्मा फैल जाएगा। जैसे जो बच्चे कहीं रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, जब दाल जो है, जब आप दाल पकाते हैं कुकर में, तो दाल क्या होता है, कभी कभी कुकर से बाहर आ जाता है, तो आपके जो जहाँ किचन या दीवार लेता है वहाँ तक फैल जाता है। बिल्कुल उसी कंडीशन में, जैसे कुकर से जब कुकर फटता है और दाल बिखर जाता है, इसी तरह जब ये फटता है तो मैग्मा निकलकर बाहर आ जाता है, और जब ये मैग्मा निकलकर बच्चे बाहर आ जाता है तो इसी को आप बोलते हैं लावा। इसी को क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। यानी जब ये मैग्मा स्थल खंड पर निकलकर बाहर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, लावा। अब ये लावा है तो ठंडा होगा ना। अब ये मैग्मा था क्या, ये मैग्मा क्या था, चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा था, निकल कर बाहर आया लावा हो गया, और जब ये लावा ठंडा होगा तो फिर क्या बनेगा, चट्टान ही तो बनेगा, हैं। और जब भैया चट्टान बनेगा और यदि ऊंचाई इसकी कम हो गई बच्चे, यदि ऊंचाई इसकी कम हुई, यदि ऊंचाई इसकी कम हो गई, तब ये क्या रूप ले लेगा, पठार का। यदि इसे परत दर परत देखिए जरा, ये मैग्मा परत दर परत जमता जाएगा, और आप जानते हैं ज्वालामुखी में सबसे अधिक निकलता है वाटर वेपर, जलवाष्प, और जब ज्वालामुखी निकलेगा तो आसपास जलवाष्प बिखर जाएगा, और जब जलवाष्प बिखरेगा तो वही जलवाष्प जब नीचे आएगा तब उसे आप वर्षा बोलेंगे, और जैसे वो वर्षा के रूप में बाहर आएगा, लावा ठंडा हो जाएगा, लावा ठंडा होकर चट्टान बन जाएगा और ऊंचे भाग बन जाएंगे, और यही ऊंचे भाग क्या हो जाएंगे, पठार हो जाएंगे। और ऐसे ही पठार को हम बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी पठार। यानी ज्वालामुखी के कारण जो मैग्मा निकलकर सतह पर आकर जम जाता है, ठंडा होने के बाद वह चट्टान का रूप ले लेता है, वालसेट चट्टान का रूप ले लेता है। वालसेट चट्टान का रूप लेने के कारण ऊंचा भाग हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये पठार बन जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है ज्वालामुखी। अब भारत में एक पठार है, ज्वालामुखी पठार है। बाहरी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार ज्वालामुखी है। बच्चे आप अगर ध्यान दें, आप मुझे बताएं, ये ज्वालामुखी से निर्मित जब ये पठार है, लावा से निर्मित जब पठार है, तो क्या यहाँ पर क्या कोई पाया जाएगा जीवाश्म? नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि परत दर परत जमा हो रहा है, यानी यहाँ खनिज पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लावा से निर्मित पठार है, तो जीवाश्म कैसे पाया जाएगा, और यहाँ की मिट्टी कैसे होगी? आप जो बच्चे कभी देहात में कभी आप लोगों ने अलाव तापा है, जहाँ अलाव जलाते हैं वहाँ की मिट्टी काली हो जाती है, तो जब अलाव जलाने से मिट्टी काली हो जाती है तो ये तो पूरा लावा निकल रहा है, तो यहाँ के आसपास की मिट्टी कैसे हो जाएगी, काली हो जाएगी। यानी जहाँ जहाँ ज्वालामुखी पठार मिलेंगे वहाँ वहाँ मिट्टी कैसे पाई जाएंगी, काली मिट्टी पाई जाएंगी। भारत में एक पठार है जिसका नाम है दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार है। मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा उसका निर्माण कैसे हुआ है और वह कैसे ज्वालामुखी पठार है। उम्मीद है ये आपको ज्वालामुखी पठार कैसे निर्मित हैं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात, तो ये हो गया ज्वालामुखी पठार का निर्माण। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने समझने के लिए, ज्वालामुखी पठार। ठीक, ये ज्वालामुखी पठार है, ऐसे निर्मित होता है। ठीक है, चलिए
अगर आपको याद हो तो जब मैं पढ़ा रहा था, जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हमारे कैरियर सेक्शन पर, उनको मैंने पढ़ाया था हिमालय, और हिमालय में मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, और वहां पर मैंने बताया था प्लेटें 3 प्रकार से खिसकती हैं, अभसारी, अपसारी और जो है रूपांतरित प्लेटें खिसकती हैं। कैसे खिसकती हैं तो जरा ध्यान दीजिए बट्टी। एक प्लेट मैंने बताया था आपको अभसारी प्लेट, तो प्लेट विवर्तनी प्लेट सिद्धांत के अनुसार भी प्लेट कुछ जो है पठार निर्मित होते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। एक प्लेट मैंने आपको बताया था अभसारी प्लेट, और उसका कुछ डायरेक्शन मैंने आपको कुछ इस तरह बताया था। ये मान लीजिए हमारे स्थलखंड की 2 प्लेटें हैं। ध्यान दीजिए, अब ये 2 प्लेटें जब एक दूसरे के सामने समांतर, जब एक दूसरे के सामने आकर प्रवाहित होती हैं, देखिए एक प्लेट इधर से आया, एक प्लेट इधर से आया, तो क्या होगा, टकराएगा। जब स्थलखंड की 2 प्लेटें एक दूसरे के सामने प्रवाहित होती हैं, तो जब ये टकराएंगी तो इनमें से क्या होता है, एक स्थलखंड का प्लेट होता है और एक सागरीय खंड का प्लेट होता है। ध्यान दीजिए, आप वेगनर वाला महाद्वीपीय सिद्धांत ध्यान दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बैक ले चलता हूं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये पूरा ग्लोब है, ठीक है, तो अब यहां पर कुछ स्थलखंड है, मान लीजिए ये स्थलखंड है कुछ, तो बचे हुए पार्ट क्या है, सागरीय पार्ट है कि नहीं है। ये बचे हुए पार्ट तो सागर ही है ना, बचे हुए पार्ट तो सागर ही है। तो क्या सागर जमीन पर नहीं है, क्या वो किसी इस पृथ्वी पर नहीं है। और जब जाहिर सी जब पृथ्वी पर होगा तो पृथ्वी किसी प्लेट पर ही तो टिका होगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो अपने घर में आप एक तरीका दीजिएगा, एक परात लीजिएगा, ठीक है, एक परात, समझ रहे हैं, परात लीजिएगा, उस परात में जल भर दीजिएगा और फिर उसमें छोटे छोटे प्लेट डाल दीजिएगा। आप देखेंगे कि परात में प्लेट तैर रहा है। यदि किसी कारणवश वो प्लेटें एक दूसरे से टकराएं, अगर आप 2 तरीके की प्लेटें आप रखेंगे, एक भारी प्लेट रखिए, एक हल्की प्लेट रखिए, तो आप वहाँ एक घटना देखेंगे। क्या देखेंगे, जो हल्की वाली प्लेट है वो भारी वाली प्लेट पर ऊपर चढ़ जाएगी और भारी वाली प्लेट नीचे धंस जाएगी। तो जो सागर होगा, जाहिर सी बात है उसका एरिया बड़ा होगा, और जब सागर का एरिया बड़ा होगा तो सागर की प्लेटें क्या होंगी, भारी होंगी, और स्थलखंड की प्लेटें क्या होंगी, स्थलखंड की प्लेटें का घनत्व कम होगा। तो जो सागरीय प्लेटें होंगी वो नीचे धंस जाएंगी, और जो स्थलखंड वाली प्लेटें होंगी ये ऊपर उठ जाएंगी। यानी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, जो अभसारी प्लेटें होती हैं, जब प्लेटों का अभसारी खिसकाव होता है, मैं यहाँ प्लेट का नाम लिख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, अभसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट। अभसारी प्लेट किसे कहते हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के सामने आकर टकराती हैं, और जब सामने आकर टकराती हैं तो इसी को कहते हैं विनाशकारी प्लेट, विनाशकारी प्लेट। तो अभसारी प्लेट या विनाशकारी प्लेटों के टकराने से क्या होता है, 2 प्लेटें यदि टकराई, मान लीजिए ये सागरीय प्लेट है, सागरीय प्लेट, और ये मान लीजिए स्थलीय प्लेट है, तो सागरीय प्लेट का घनत्व तो क्या होगा, इसका घनत्व अधिक होगा, इसका घनत्व इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो जिसका घनत्व अधिक वो नीचे की ओर झुक जाएगा, और जिसका घनत्व कम वो ऊपर हो जाएगा। अब जब ऊपर हो जाएगा बच्चे, तो इससे 2 कंडीशन बनेंगे। देखिएगा, या तो ऊंचे पर्वतों का निर्माण होगा, या तो जब ये प्लेट ऊपर खिसकेगा तो या तो मोड़दार ऊंचे पर्वत का निर्माण होगा, और जो स्थलखंड लो हो जाएगा वो क्या होगा, पठार होगा। यानी
इससे दो कंडीशन होंगे, या तो मोड़दार ऊंचे पर्वतों का निर्माण होगा। जब ये टकराएगा, जब ये स्थलखंड, ये वाला प्लेट जब इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो जो प्लेट बहुत ऊंचे तक जाएगा, टकराने से जब ऊंचे तक जाएगा तो हायर पर्वतों का निर्माण होगा। यदि जमीन नीचे रह गई, यदि ऊंचाई लो हुआ, तो क्या होगा? पठारों का निर्माण होगा। जाहिर सी बात है, ये क्रिया होना ही होना है, क्योंकि जब टकराएंगे ये दोनों तो भूकंप आएगा, गर्त का निर्माण होगा, गहरे गर्त हो जाएंगे, टकराने से हो सकता है ज्वालामुखी क्रिया भी हो जाए। ठीक है, तो इससे दो कारण होंगे। अब यह ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दुनिया के जितने लंबे पर्वत हैं वो लगभग आपको दिखेंगे इधर पूरब में, पूरब की तरफ। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। ये सिद्धांत आपको समझ में आया कि अब सारी प्लेटें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे की ओर क्या होती हैं? बढ़ती हैं, और जब टकरा जाती हैं तो जो भारी वाली प्लेट होती है, यानी सागरीय प्लेट नीचे हो जाती हैं, स्थलीय प्लेट ऊपर हो जाती हैं, जिसके कारण जो हायर स्थलखंड होते हैं वो क्या बन जाते हैं? ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाते हैं, और जो लो खंड हो जाते हैं वो क्या बनते हैं? पठार बनते हैं। जैसे एंडीज पर्वतमाला, जैसे हमारा हिमालय, जैसे राकी पर्वतमाला, ये सब के सब अवसारी प्लेटों के खिसकाव के कारण ही बने हुए हैं। मैं आपको एक बना के दिखाने का प्रयास करता हूं। हिमालय तो पढ़ा चुका हूं आपको, एक आपको एंडीज पर्वतमाला मैं आपको बना के दिखाने का प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आप वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा ये बात। हालांकि मैं जब आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा आपको इसकी बहुत सारी व्याख्या। हालांकि यहां देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। इस फिगर में आप कहीं से भी कोई डाउट नहीं पाएंगे, बिल्कुल ऐसे दिखेगा आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप, बिल्कुल इसी तरह साउथ अमेरिका महाद्वीप आपको दिखेगा। साउथ अमेरिका महाद्वीप, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो इधर आपको मिलेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। अगर आपके पास एटलस हो जरूर ओपन कर लीजिएगा। इस एरिया में आपको मिलेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर, यहां मिलेगा आपको, इस एरिया में ये मिलेगा आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर है। ये हो गया दक्षिण प्रशांत महासागर। यहां से लेकर यहां तक आपको एक पर्वतमाला दिखेगी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया, ये साउथ अमेरिका वाला प्लेट हो गया। अब ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ी, टकराई, और टकराने से क्या निर्मित हुआ? एंडीज पर्वतमाला। समझ में आ रहा होगा आपको क्या निर्मित हुआ? एंडीज पर्वतमाला। ये प्लेटों का खिसकाव कैसा हो रहा है? अभिसारी हो रहा है। अब इसी एंडीज पर्वतमाला में कुछ लो भाग भी बने इसी कारण। तो यहाँ आपको दिखेगा यही एक सिटी है बोलिविया, और यहाँ दिखेगा आपको बोलिविया का पठार। बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है। यहीं पर टिटिका का झील है, इसी बोलिविया पठार पर। तो आपने देखा कि एंडीज पर्वतमाला नवीन मोड़दार पर्वतों में है। क्यों है? क्योंकि अब सारी प्लेटें टकराई हैं। प्रशांत महासागर वाली प्लेट क्या हुआ? नीचे धंस गया, और साउथ अमेरिका वाली प्लेट, ये जो आपको साउथ अमेरिका वाली प्लेट दिख रहा है, ये ऊपर हो गया। ये देखिए, पर्वत का निर्माण हो गया, राकी पर्वतमाला का निर्माण हो गया। हिमालय में आपको पहले से बता चुका हूं, कोबर का भूसंरचना सिद्धांत। प्रायद्वीपीय भारत जाकर किसमें टकराया? प्रायद्वीपीय भारत जाकर 33 सागर में टकराया, और जब 33 सागर में टकराया तो क्या बना? हिमालय बना। याद आया आपको? अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो हिमालय का सिद्धांत जरूर जाकर देख ले, आपको और ज्यादा डिटेल समझ में आएगी इसकी। ये एक पर्वतमाला आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक पर्वतमाला बनाकर और दिखाने का प्रयास करता हूं इसी सिद्धांत पर। कुछ इस एरिया में आपको दिखेगा ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका, एनए लिख देता हूं आपके लिए।
नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। अब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप या इन दोनों के बीच में देखोगे तो अब यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा अटलांटिक महासागर। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के इस वाले एरिया में बच्चे, ये वाला एरिया में आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो एक पर्वतमाला मिलेगा जिसका नाम होगा रॉकी पर्वतमाला। अब फिर देखिए, ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर वाली प्लेट किससे टकराई जाकर? नॉर्थ अमेरिका वाले महाद्वीप से टकराई और क्या बना? रॉकी पर्वतमाला बना। बड़ी सिंपल सी बात है। अब सारी प्लेटों का टकराव हुआ। अब कैसा पर्वत है ये? नवीन मोड़दार पर्वत ये भी है। अब आपको समझ में आएगा। देखो अब सारी प्लेटों का खिसकाव हो रहा है, नवीन मोड़दार पर्वत बना। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे पठार मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी ये आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि जब प्लेटों का अभिसारी खिसकाव होता है तो जो ऊंचे भाग बन जाते हैं वो क्या होता है? पर्वत होता है। और जो वह भाग जो स्थलखंड से थोड़ा नीचे रहते हैं वो पठार बन जाते हैं। ठीक है, हिमालय आप पढ़ ही चुके हैं, उसका भी एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं। चलिए ठीक, तो ये हो गया क्या? अब सारी प्लेटों के खिसकाव के कारण पठार निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा परिचय पठार के बारे में। अब हम लोग भारत में पठार को देखेंगे। हमारे भारत में एक पठार है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, जिसका नाम है दक्कन का पठार। तो मैं आपको दो कॉन्टिनेंट बनाकर दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा दक्कन का पठार कैसे निर्मित हुआ है। और भारत में जो दक्कन का पठार है वह ज्वालामुखी पठार है। देखिए ध्यान से कैसे है वो। एक महाद्वीप बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, जो है अफ्रीका महाद्वीप। सॉरी, ये गलत हो गया। बस मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा प्रायद्वीपीय भारत। अगर आपके पास एटलस हो, अगर आप वर्ल्ड मैप जब एटलस में खोलेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि यदि हम प्रायद्वीपीय भारत को अफ्रीका के इस वाले एरिया में जोड़ दें तो पूरा के पूरा प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका के इस वाले एरिया में जुड़ जाएगा। हिमालय का उत्थान, ये है बच्चे इधर हिमालय, ये देखिएगा। अब ध्यान दीजिए। अब अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ क्या? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है। अब बीच में यहां देखेंगे आप तो मिलेगा आपको हिंद महासागर, ये वाला एरिया, ये अरब सागर है, ये पूरा एरिया हिंद महासागर का है। भैया ये देखिए, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। अब ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की ओर बढ़ी होंगी तो यहाँ क्या हुआ होगा? ज्वालामुखी क्रिया। ये जब फटा होगा, अभी मैंने बताया जब मैग्मा फटेगा, पहला वाला पॉइंट याद कीजिए, एक जमीन इधर गया, एक जमीन इधर गया, तो जब दोनों जमीनें खिसकी होंगी तो बीच का जो मैग्मा रहा होगा वो निकल कर कहाँ आया होगा? बाहर आया होगा। बात समझ में नहीं आया आपके? फिर समझाने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ देखिए आप, ये स्थलखंड था, नीचे मैग्मा भरा था। जब ये स्थलखंड अलग हो जाएंगे दोनों तो बीच में स्पेस होगा। समझ में आ रहा है? ये मैग्मा निकलकर जाहिर सी बात है बाहर आ जाएगा। अगर ये मेरा स्थलखंड है, नीचे मैग्मा भरा हुआ है, अगर मैं इनको दूर लेके जाऊंगा तो ये मैग्मा निकलकर बाहर आएगा। और जब ये मैग्मा निकलकर बाहर आया, जब अफ्रीका महाद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत अलग हुए, तब बीच का मैग्मा निकलकर बाहर आया, और बीच का मैग्मा निकलकर बाहर आया तो दक्कन का पठार का निर्माण हुआ। समझ में आया बात आपको? समझ में आया होगा बात आपको? ठीक है, तो ये ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, दक्कन का पठार। अब अगर ये ज्वालामुखी से निर्मित है तो ये पूरे दक्कन के पठार के आसपास की मिट्टी कैसे होगी? काली। देखो ज्योग्राफी पढ़ने का यही एक तरीका है। अब आपको दोबारा याद ही नहीं करना पड़ेगा कि काली मिट्टी भारत के किस एरिया में पाई जाती है। दक्कन का पठार आप महाराष्ट्र से देखेंगे, कर्नाटक तक का पाया जाता है, तो इस पूरे एरिया में बच्चे बताइए आप क्या काली मिट्टी नहीं पाई जाएगी? अब पहाड़ियाँ पढ़ा चुका हूँ आपको, ये हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकली गोदावरी नदी। तो जब दक्कन के पठार का कटाव करेगी तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में किस मिट्टी का निक्षेपण करेगी?
काली मिट्टी का, और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, तो इस एरिया में क्या पैदा होगा? कपास। समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक है, तो ये हो गया दक्कन का पठार, जो भारत में क्या है? ज्वालामुखी पठार है। कैसे हुआ? ज्वालामुखी पठार बनने का कारण क्या है? अफ्रीका महाद्वीप से भारत क्या हुआ? प्रायद्वीपीय भारत क्या हुआ? दोनों खंड अलग हुआ। अलग होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी क्रिया हुई, और वही ज्वालामुखी क्रिया, वो जो लावा आया, वो लावा यहाँ जम गया, और जमने के कारण यहाँ क्या निर्मित हुआ? जो है दक्कन का पठार निर्मित हुआ। ठीक है, तो ये है दक्कन का पठार, जो ज्वालामुखी पठार है। आपको याद रखना इसका डाटा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको भारत में सारे पठार बना के दिखा देता हूं, फिर हम लोग उसकी एक एक विशेषता पढ़ेंगे। देख लीजिए भारत में कैसे कैसे पठार विस्तृत हैं। तो हम लोग ड्रा करेंगे अपने प्यारे भारत का एक मैप। ये हो गया अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, पठार देखिएगा। एक पठार अभी आपको बताया मैंने, इस एरिया में यहाँ एक पठार मिलेगा आपको, कुछ त्रिभुजाकार आकृति में मिलेगा आपको। कई बार पूछा जाता है दक्कन का पठार। इसी दक्कन के पठार का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई देगा यहाँ पर, कर्नाटक का पठार। यहाँ दिखाई देगा आपको एक छोटा सा हिस्सा तेलंगाना का पठार। झारखंड एरिया में आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक पठार, छोटा नागपुर पठार। अलग अलग विशेषता इसका पढ़ा जाएगा हम लोग। यहाँ दिखाई देगा आपको बाघेलखंड का पठार। यहाँ दिखाई देगा आपको बुंदेलखंड का पठार। यहाँ थोड़ा सा दिखाई देगा रांची का पठार। ठीक, यहाँ होगा एक पठार मेघालय का पठार, और यहाँ एक पठार होगा कच्छ के रण का पठार। ये मुख्यतः पठार, सॉरी ये यहाँ नहीं रहेगा, कच्छ का पठार ये यहाँ है, ये रहेगा पठार। यानी ये हो गया दक्कन का पठार, ये हो गया कर्नाटक का पठार, ये हो गया तेलंगाना का पठार, ये देखिएगा छोटा नागपुर का पठार, ये देखिएगा आपको रांची का पठार, इसके उत्तर में थोड़ा सा एक पठार आपको दिखेगा कुछ इस आकृति में, और इस पठार का नाम होगा हजीराबाग का पठार। ये होगा बाघेलखंड, ये होगा बुंदेलखंड, ठीक है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख पठार हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ और पठार हैं। ठीक है, ये हो गया मेघालय का पठार। इनके अलावा कुछ पठार हैं जैसे मालवा का पठार, इसी मध्य प्रदेश के भाग में कुछ इस एरिया में मिल जाएगा आपको। ये हो जाएगा मालवा का पठार। ये हो गया मालवा का पठार। तो ये भारत के कुछ प्रमुख पठार हैं। फिर हम लोग इनकी अब अगले क्लास में क्या करेंगे, एक एक पठार को अच्छे से आराम से पढ़ा जाएगा, उसकी क्या विशेषता है, कैसे विस्तृत हैं, क्या सिग्निफिकेंस वगैरह हैं, इनको आराम से पढ़ा जाएगा। तब तक अपना और अपना का खूब ख्याल रखें। कैरियर जंक्शन के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।